नमस्कार, रिन्यूअल फॉर लाइफ चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज का सब्जेक्ट जो है वो लीडरशिप स्किल्स है। लीडरशिप स्किल्स अक्सर नहीं पाई जाती है और ज़्यादातर लोग फॉलोअर ही रहते हैं। लीड करना हमें नहीं आता। एक कहावत अंग्रेजी में, सम आर बॉर्न लीडर्स एंड लीडरशिप इज़ थ्रस्ट अपॉन सम। तो जो लोग बॉर्न लीडर्स हैं वो अलग से पता लगते हैं और वो उनके बचपन से ही उनकी प्रतिभा जो है वो दिखाई देने लगती है। आज के परिप्रेक्ष्य में ये बताना ज़रूरी नहीं है कि बॉर्न लीडर कौन है और किस पर लीडरशिप थ्रस्ट की गई है। कभी कभी ऐसा भी होगा आपके साथ में कि आपको लीडरशिप रोल थ्रस्ट नहीं किया जाएगा पर आपको मिल जाएगा। उस मिलने का मतलब ये है कि आपकी प्रमोशन हो गई। सपोज़ आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो गए, आपके अंडर में एक टीम काम कर रही है, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप लीडरशिप स्किल्स जो सीखी जा सकती हैं वो एटलीस्ट सीख लें। कुछ लीडरशिप स्किल्स जो हैं वो इनबॉर्न होती हैं और वो सीखी नहीं जा सकती। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी की हाजिर जवाबी बहुत मशहूर है। एक लीडर को फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड में एक डिफ़िकल्ट पॉलिटिकल क्वेश्चन का ऐसा आंसर देना जिससे कि पॉलिटिकल अपहीवल ना हो, ये हाजिर जवाबी का या विट्टी होने का प्रमाण है और ये हर एक में नहीं होता है। तो जिस आदमी में ये विट्टीनेस या विट नहीं है या हाजिर जवाबी नहीं है, उसको अगर उससे कोई ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा जाए, जैसे कोई आदमी में इनबॉर्न लीडरशिप स्किल्स नहीं है पर वो लीडर बन गया है, पर वो प्राइम मिनिस्टर बन गया है, तो उसको फिर ऐसे मौक़ों पर चुप रहना ही बेहतर है या वो उस क्वेश्चन को काउंटर क्वेश्चन कर दे और उसका आंसर देने से अवॉइड कर दे। उसका भी एग्जांपल हमारे रीसेंट हिस्ट्री में मिलता है। उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप, उस पर हम डिस्कस करेंगे बाद में। सो लीडर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? ही शुड बी विटी। पर लीडर में अब पहली क्वालिटी हम क्या चाहेंगे कि ही शुड बी एबल टू लिसन टू अदर्स एक्टिवली। अगर आपको कोई आपका फॉलोअर या डिसाइपल या सबऑर्डिनेट कुछ बता रहा है तो उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको ध्यान से सुनना है। उसको इस तरह से करना है कि वो अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन में या टीम में इम्पॉर्टेंट फील करे। अक्सर क्या होता है कि लीडर्स जो हैं सबऑर्डिनेट को इग्नोर करते हैं और उसके बात करते हुए कुछ और काम करने लगते हैं। उसको लगता है उसकी बात सुनी नहीं जा रही है। उससे आप क्या कर रहे हैं कि उससे आप एक बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन का अननोइंगली, कि आप उस आदमी को अपने से एलिनेट कर रहे हैं। वो आपकी टीम में तो है क्योंकि उसको नौकरी करनी है, आपकी टीम में रहेगा वो, उसको जब तक सैलरी मिल रही है वो आपकी टीम में रहेगा वो, और आपकी टीम में तो है वो, पर वो दिल से नहीं है। सो इसलिए आपको इस तरह से बिहेव करना है कि जो भी आपकी टीम में हो वो दिल से हो और वो आपके लिए जान देने को भी तैयार हो। ये क्वालिटी जो क्वालिटी किसी को जान देने के लिए प्रेरित कर सकती है, वो क्वालिटी आर्मी के लोगों में होती है। आर्मी के लोग, जो आर्मी के जवान होता है, वो अपने कैप्टन के लिए या अपने मेजर के लिए जान देने को तैयार हो जाता है और हो क्या जाता है, जान दे भी देता है। सिमिलरली उसको पता होता है कि अगर मैं डिफ़िकल्टी में आ गया तो मेरा मेजर अपनी जान पे खेल के मुझे बचाने आएगा। यही एक क्वालिटी है जिसकी कारण हमारी आर्मी चलती है। एक लीडर को एक्टिव लिसनर होने के अलावा दूसरे की व्यथा भी समझनी चाहिए। मतलब वो उसके मन में या उसके दिल में दूसरों के लिए एम्पैथी होनी चाहिए। एम्पैथी और सिंपैथी में थोड़ा फ़र्क है। सिंपैथी होती है सहानुभूति, दूसरी एम्पैथी होती है संवेदनशीलता। अगर आप किसी की डिफ़िकल्टी पर सेंसिटिव हैं तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। इस क्वालिटी से आप अक्सर लोगों को अपना फॉलोअर या अपना मुरीद बना सकते हैं, या आपका वो जिसे हम कहते हैं ना, वो आपका डिसाइपल हो जाएगा, वो आपकी हर बात मानेगा। ये बहुत बड़ी लीडरशिप क्वालिटी है। एम्पैथी होने से आप किसी का अनक्वेश्चन्ड फॉलोइंग
कोई आदमी आपका अनक्वेश्चन फॉलोअर हो सकता है, वो आपकी बात को कभी क्वेश्चन नहीं करेगा, जो आपने कह दिया वो काम करेगा। दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ एम्पैथी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कहाँ मिलता है, जब मिस्टर संजय गांधी की डेथ हुई तो संजय गांधी अकेला ही नहीं मरा था, उसके साथ में उसका जो को पायलट था एयर क्रैश में वो भी मरा था। और एम्पैथी की इंतहा देखिए आप कि मिसेस इंदिरा गांधी जबकि अपने बेटे की डेड बॉडी घर में पड़ी हुई है, वो चुपचाप किसी को बिना बताए कार और ड्राइवर लेके जो बच्चा संजय गांधी के साथ मरा था उसके घर उसकी माँ के पास अफसोस करने गई थी। ऐसे में किसी भी औरत को जो अपना बच्चा घर में मरा पड़ा हो किसी और के बच्चे की सुध नहीं रहती है। पर आप ये देखिए, ये एम्पैथी का एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। इसीलिए इंदिरा गांधी लीडर थी। शी वॉज द अनक्वेश्चन लीडर ऑफ इंडिया टिल दैट टाइम शी वॉज किल्ड। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो आप में होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो इसे आप डेवलप कीजिए। और ये क्वालिटी आप में अगर है तो इसको बढ़ाइए, नहीं तो इसको डेवलप कीजिए, नहीं तो आपकी लीडरशिप कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आ जाएगी। एक लीडर जब कोई इंस्ट्रक्शन देता है तो उसको यह इंश्योर करना चाहिए कि उसकी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो ठीक से समझ ली गई हैं और उसमें कोई किसी किस्म का डाउट नहीं है। जैसे आपको एक किसी 10 लोगों की गैदरिंग को कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे 10 लोग काम कर रहे हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं और वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं 10 लोग सुन रहे हैं, पर लीडर को ये इंश्योर करना है कि वो जो इंस्ट्रक्शंस है सब ने फॉलो कर ली हैं। इसीलिए जब ऐसे मौके पर अगर कोई आदमी अटेंटिव नहीं बैठा है तो उसको या तो क्लास से बाहर कर दो या उसको टीम से बाहर कर दो, या उसको पूछो कि तेरे को क्या समझ में आया। अदरवाइज़ एक आदमी जिसने इंस्ट्रक्शंस पूरी फॉलो नहीं करी हैं, ही कैन ऑलवेज सैबोटेज द प्रोजेक्ट, या वो पूरे प्रोजेक्ट को डिसरप्ट कर सकता है, या वो आपके प्रोजेक्ट को या आपके ऑर्गेनाइजेशन को अननोइंगली इनकैलकुलेबल हार्म पहुंचा सकता है, क्योंकि उसने इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करी और उसने कहने की गलती कर देनी है उसने। सो ये ज़रूरी है। इसीलिए जब आर्मी का मेजर या एयरफोर्स के पायलट्स को ब्रीफिंग दी जाती है, उसमें आखिर में एक सवाल पूछा जाता है, कोई शक। अब आर्मी में तो ऐसा है, एयरफोर्स में तो ऐसा है, अगर आपको कोई शक रह गया और आपने 1/10 ऑफ ए सेकेंड बटन दबाने में गलती कर दी तो शायद मिसाइल कहीं और गिर जाए। इसलिए वहाँ पर तो एरर की गुंजाइश नहीं है और ऐसे में एरर होना भी नहीं चाहिए। और आपको ये याद रहना चाहिए कितने सेकंड्स कितने मिनट उड़ने के बाद और कितने सेकंड्स इस डायरेक्शन में जाने के बाद और आपके पास टारगेट लॉक होने के बाद आपने मिसाइल फायर कर देनी है। नहीं करी तो फिर मुश्किल में आ जाएगी, तुम खुद फायर हो जाओगे। तो ये ज़रूरी है। तो इसलिए जो एयरफोर्स का कमांडर इन चीफ होता है, या जो एयरफोर्स का या हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जब कैबिनेट में इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं तो ही हैज़ टू बी वेरी क्लियर अबाउट एवरीथिंग। इफ़ ही इज़ नॉट क्लियर देन कैबिनेट विल आल्सो बी कंफ्यूज्ड। तो जो कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की वीडियो इससे पहले रिलीज़ हुई है उसमें यही बात की गई है कि फर्स्ट ऑफ ऑल लीडर हिमसेल्फ शुड नॉट बी कंफ्यूज एंड ही शुड नॉट कंफ्यूज अदर्स आल्सो। जो लीडर कंफ्यूज रहते हैं वो फिर आगे भी कंफ्यूज करते हैं। हमारे एक कॉलीग थे, वो बोलते बहुत थे और उसके साथ में प्रॉब्लम ये थी कि इतना ज़्यादा बोलता था वो कि सुनने वाले को वो खुद तो कंफ्यूज रहता ही था, दूसरे वाले को भी कंफ्यूज कर दिया करता था। तो ये अच्छे लीडर की क्वालिटी नहीं है। पर वो बड़ा साहब था तो था, उसकी हम सुनते थे, बट देन उसकी ये क्वालिटी सब लोग जानते थे और वो जानते थे कि ये आज हमें कंफ्यूज करने जा रहा है। अब क्योंकि ये लीडरशिप जो सब्जेक्ट है ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है, इसको 15 से 20 मिनट की वीडियो में समाने के लिए काफ़ी कुछ काटना छांटना पड़ा है। इसलिए हर बात को विस्तार से समझाना या एग्जांपल दे के समझाना मुश्किल है। हालांकि मैंने 2 एग्जांपल दिए अब तक, एक मिसेस गांधी का दिया है और एक आपको गेस करना है किसका दिया है। आपकी टीम में जो लोग हैं उनको आपने बहुत कीनली ऑब्ज़र्व करना है। उस कीनली ऑब्ज़र्व करने से क्या होता है, अगर एक टीम में डिफरेंट काम है और वो डिफरेंट काम जो है अलग अलग लोगों ने करना है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कौन सा फील्डर जो है स्लिप में ठीक रहेगा, कौन सा फील्डर जो है विकेट कीपर ठीक रहेगा। जैसे विकेट कीपिंग आजकल स्पेशलाइज जॉब होती है, पर फिर भी ये कैप्टन को मालूम होना चाहिए कि कौन सा फील्डर कहाँ ठीक रहेगा,
कौन सा बैट्समैन को किस बॉलर को फेस करने में डिफ़िकल्टी आती है, ये अगर आपको मालूम है तो जब वो बैट्समैन बैटिंग करने आया तो आप उसी बॉलर को लगा दीजिए। ये भी एक टेक्निक है लीडर की कि वो सही पर्सन, सही आदमी को सही रोल के लिए फिट करे। अब कौन आदमी किस रोल के लिए फिट है वो उसको ऑब्जर्व करने से मालूम पड़ता है, कैसे काम करता है, कैसे चलता है, कैसे बिहेव करता है, क्या लैंग्वेज यूज़ करता है और ये किस रोल में फिट रहेगा। और कभी कभी आपको नहीं मालूम पड़ता ना, उसको आप किसी रोल में रख के देखिए, अगर वो फिट रहता है तो गुड इनफ, नहीं रहता है तो फिर वो उसको आपको रोल चेंज करना पड़ेगा। अगर कोई फील्डर स्लिप पोजीशन में कैचेस मिस कर रहा है तो उसको फिर चेंज करना ही चाहिए, नहीं तो कमी जो है वो लीडरशिप में है। एक लीडर में एक क्वालिटी ऐसी डेवलप करनी है कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम दी गई है तो उसका आप ऐसा सॉल्यूशन ढूंढ के लाइए जो पहले कभी किसी ने ट्राई ना किया हो। उसको बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे जैसे एयर ट्रैवल बढ़ता गया, एयरक्राफ्ट बड़े होते गए और वो एयरक्राफ्ट लंबा डिस्टेंस एक साथ ट्रैवल करने में सक्षम होते गए और लोग भी लंबी लंबी छुट्टियों में जाने लगे, तो उसके लिए क्या हुआ, सूटकेसेस बड़े हो गए। अब सूटकेसेस बड़े हो गए तो सूटकेस उठाना, और एयरपोर्ट्स पे जनरली दुनिया भर में कुली नहीं मिलते हैं। बूढ़े आदमी के लिए, हमारे यंग लोगों के लिए भी सूटकेस उठाना बहुत मुश्किल था। तो ये एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का एक्सट्रीम एग्जांपल है कि सूटकेस के नीचे पहिए लगा दिए। अब अगर आपको एयरपोर्ट पे ट्रॉली ना भी मिले या आपको हमारे स्टेशनों पे ट्रॉली नहीं मिलती है, अगर आपके सूटकेस में पहिए लगे हुए हैं तो वो जो पहिया है वो एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का परफेक्ट एग्जांपल है। ये एग्जांपल हमें ट्रेनिंग में पढ़ाया गया था, उस सब्जेक्ट का नाम था लेटरल थिंकिंग। तो ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का एग्जांपल है। अब जब हम होटल में ठहरते थे तो आप ये देखिए कि हर एक आदमी को मॉर्निंग में चाय चाहिए, किसी को चाहिए 5 बजे, किसी को चाहिए 6 बजे, किसी को चाहिए 7 बजे, किसी को ब्रेकफास्ट में चाय चाहिए। और पेंट्री वाले की सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 to 7 इतनी मुसीबत हो जाती थी कि वो बेचारा चाय सर्व करने में परेशान हो जाता था, और हर एक आदमी की कंप्लेन चाय ठंडी आई है। अब कितने भी आपने थर्मस फ्लास्क बना लिए, ये कर लिया, दुनिया भर की आपने चीज़ें इकट्ठी कर ली, उसके बाद भी ये कंप्लेंट जो है, गेस्ट्स की ये कंप्लेंट दूर नहीं हुई कि हमारी चाय ठंडी आई है या मॉर्निंग चाय में मज़ा नहीं आया। तो ये एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का नतीजा है कि अब उन्होंने हर रूम में एक इलेक्ट्रिक केटल, 4 टी बैग्स, 4 मिल्क पाउचेस, 4 कॉफ़ी पाउचेस, शुगर पाउचेस ये रख दिए। रूम में उन्होंने रेफ्रिजरेटर भी रख दिया, पहले नहीं होता था। अब तो एक रूम में हम ठहरे थे, वहाँ इलेक्ट्रिक केटल के साथ साथ टोस्टर भी था और माइक्रोवेव ओवन भी था। अगर आप खाना बाहर से लाएँ हैं तो आपको रेस्टोरेंट में आने की ज़रूरत नहीं, अपने रूम में खाना गर्म कर लीजिए। और अगर आप डिमांड करें तो उसमें एक वो आपको छोटा गैस का चूल्हा भी दे देते थे, जैसे रोटी सेकनी हमारे हिंदुस्तानी ने किसी ने। तो ये सब चीज़ें जो हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का नतीजा है कि आजकल आपको छोटी सी पेंट्री रूम में मिलती है। इसका कारण क्या होता है कि होटल का जो दूसरा स्टाफ है, जो सर्विस स्टाफ है, दे आर नेवर अंडर प्रेशर। सो दिस इज़ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। और ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग और क्रिएटिविटी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, पर क्रिएटिविटी में थोड़ा ये भी करते हैं कि हम कोई नई चीज़ ढूंढ के ले आते हैं। आप एक नई चीज़ ले आए, इन्वेंट कर लाएँ, जिससे कि वो आपके आइटम जो आपने इन्वेंट किया है वो आपको काम आने लगे। अब ये तो वैसे बहुत सिंपल है कहने के लिए कि जब मैं ब्रांच मैनेजर बना तो इंडिया में गर्मी बहुत पड़ती है, 10 महीने गर्मी पड़ती है। तो कोई भी कस्टमर मुझे मिलने आए, उसको पानी पिलाना तो फ़र्ज बनता है, एटलीस्ट पानी तो पिलाना चाहिए उसको। तो मैंने क्या किया कि मैं 6 गिलास खरीद के लाया और मैं एक थर्मस फ्लास्क लेके आया, और मैंने पियोन को बोल दिया कि तेरा काम है सुबह मेरे आने से पहले ठंडा पानी और 6 गिलास धुले हुए, साफ़ किए हुए, उल्टे करे रखे होने चाहिए टेबल पे। जो भी मिलने आता था उसको मैं अपने हाथ से उठ के मैं उसको ठंडा पानी पिलाता था। एक ब्रांच मैनेजर के पास कौन मिलने आएगा? वही मिलने आएगा ना जिसको लोअर लेवल स्टाफ ने परेशान कर दिया, तो उसकी आधी परेशानी तो वहीं दूर जाती थी। हालांकि इसमें कोई इंटेलिजेंस इन्वॉल्व नहीं है, पर इसमें क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है कि इसमें हमने एक प्रॉब्लम का, एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लिया। होता क्या था कि जब आपने कोई कस्टमर मिलने आया, आपने घंटे बजाय उसके लिए पानी मंगाया, वो तो उठ के चला गया, दूसरा आदमी को पानी पीता था। तो जिसके लिए पानी मंगाया उसको पानी मिलता ही नहीं था। और इसका मुझे क्या बेनिफिट मिला, पूरे शहर में ये हवा फैल गई कि मैनेजर साहब जो हैं वो खुद उठ के पानी पिलाते हैं।
और उनके पास जाके बड़ी मन को शांति मिलती है। दिस इज़ द फीडबैक आई गॉट। एंड हमारे एक दिन बॉस मिलने आए, तो क्योंकि ब्रांच और रीजनल ऑफिस दोनों एक ही शहर में थे, तो उन्होंने हमें आते ही पूछा, उन्होंने पूछा कि तुमको पता तुम्हारे बारे में क्या चल रहा है। मैं तो घबरा गया, मैंने लगता है किसी ने कंप्लेंट कर दी है। और मैंने सर मुझे तो पता नहीं क्या चल रहा है। तो अच्छा हाँ हम बताते हैं अभी। तो मैंने जैसे ही वो आए बैठे और हमने वही अपना आदत के अनुसार एक गिलास हमने सीधा किया, उसमें ठंडा पानी डाल दिया। सर ये लीजिए। बोले यही चल रहा है बस। तुम्हारे बारे में लोग ये कहने लग गए हैं कि मैनेजर साहब के पास जाके ठंडा पानी पीने को मिलता है और बड़ी शांति मिलती है उनसे बात करके। अब आप ये देखिए कि ज़रा सी बात के पीछे कितना बड़ा उदाहरण खड़ा हो गया, पर और कितना पब्लिसिटी मिली इस बात के ऊपर। दिस इज़ क्रिएटिविटी एंड द सेम टाइम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, बोथ कंबाइंड टुगेदर। अब आपको एक लीडर को क्या करना है, जैसे मैंने पहले बताया कि आर्मी का मेजर जो है, अगर आर्मी के मेजर ने यह डिसाइड कर लिया है कि सामने वाली पोस्ट है ना जहाँ से बहुत ज़्यादा फायर आ रहा है, उसको उड़ा दो, उसे ख़त्म करना आज, तो वो इनको पता होता है कि हम किसके रेंज में हैं। तो वो थोड़ा सा जो पोस्ट से फायर आ रहा है उसकी रेंज से बाहर हट के ये लोग एक छोटी सी मीटिंग करते हैं कि भाई ऐसा है, ऐसा बहुत फायर आ रहा है और ये पोस्ट उड़ा देते हैं आज, इसे कब्जा कर लेते हैं। कोई शक कोई नहीं, सब तैयार हैं, सब तैयार हैं, सबको ये पता है कि वापसी हो ना हो, हाँ जी पता है, चलो कुछ कर जाओ। अच्छा अब ये लोग जो है अपने चल पड़ते हैं और ये लोग उसमें एक दो मरते भी, एक दो घायल भी होते हैं, सब होते हैं। और ये लोग अपनी सामने वाली चौकी जो है जहाँ पर उसे फायर आ रहा था उसे तहस नहस कर देते हैं, या उसे क्या बोलते हैं न्यूट्रलाइज कर देते हैं और अपना झंडा वहाँ गाड़ देते हैं। तो यू हैव टू इंस्पायर अदर्स। अगर आपने सपोज कोई ऐसा काम करना है जिसमें आपको जोखिम काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, तो उसके लिए एक ये लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। और उसमें ये ऐसी क्वालिटी में सब कुछ आ जाता है कि क्लियर कम्युनिकेशन, आप में लोगों की आस्था, पीपल शुड हैव इनफ फेथ इन यू कि आप उनको गलत जगह पर नहीं ले जाएंगे, आप उनको ज़बरदस्ती नहीं मरवा देंगे। तो एक बार ही किसी ने पूछ लिया कैडेट ने कि सर अगर आपने तो कह दिया कि आपने यहाँ पर आप पैराट्रूपर हैं, आपने यहाँ जाके आपको हेलीकॉप्टर ले जाएगा, आपने वहाँ जाके ड्रॉप कर देना है। तो जो कमांडर साहब थे, तो लीडरशिप देखिए कितनी अच्छी होती है, लीडरशिप कैसी पढ़ाई जाती है हमारे फौजियों को। कमांडर साहब कहते हैं कि ऐसे केस में आपको अपने ऊपर वाले पे विश्वास होना चाहिए। और वो थोड़ा पॉज करते हैं, सब लोग सोच रहे हैं कि ये ऊपर वाला कौन है, भगवान की तरफ है, भगवान की तरफ इशारा कर रहे हैं। उन्होंने बोला नहीं, जब मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने वहाँ जाके हेलीकॉप्टर से ड्रॉप करना है, तो मुझे पता है कि वहाँ आपको किसी किस्म का रेजिस्टेंस नहीं आएगा। ऊपर वाला कौन है इस केस में मैं हूँ। दिस इज़ हाउ यू इंस्पायर अदर्स टू परफॉर्म और टू टो योर लाइन ऑफ थिंकिंग। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धता होती है कि आप अपने सबॉर्डिनेट को या अपनी टीम को, लोगों को मरने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धता होती है, ये अक्सर पाई नहीं जाती, पर ये मैंने देखा है कि ये हमारे आर्म फोर्सेस में अच्छी खासी पाई जाती है। अब कुछ लीडर्स जो होते हैं, हमारे को एक दिन एक फ़ोन आया, हमारे बैंकों में कई तरह के लीडर्स होते हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तरह के लीडर्स होते हैं। जैसे किसी फैक्ट्री में फोरमैन जो है वो फ्लोर का इंचार्ज होता है, थोड़ा उससे आगे जाता है तो उसको किसी और चीज़ का इंचार्ज हो जाता है। ऐसे एक HR का जो हेड होता है वो सारे स्टाफ का इंचार्ज होता है। ये सब चीज़ें अलग अलग रोल्स होते हैं। सिमिलरली बैंकों में अलग अलग रोल्स होते हैं। अब एक ब्रांच मैनेजर है, अगर वो केबिन से बाहर आ जाए तो आधा स्टाफ तो सहम जाता था, ये केबिन से बाहर क्यों आ गया, ऐसे क्या बात हो गई। तो अगर आप एक अच्छे लीडर हैं तो आपका स्टाफ जो है ये ही शुड फील कंफर्टेबल इन योर प्रेजेंस। तभी आपको स्टाफ की पल्स मालूम पड़ेगी, जब आप अपने स्टाफ को व्हेन यू मेक देम फील कंफर्टेबल इन योर प्रेजेंस। अगर आपका स्टाफ आपकी प्रेजेंस में डरा रहेगा, सहमा रहेगा, तो उसका ट्रू करेक्टर कभी सामने नहीं आएगा। ये ज़रूरी है कि आप अपने स्टाफ को इतना कंफर्टेबल रखें कि वो आपके साथ बिल्कुल एज ए फ्रेंड बिहेव करे, पर ये नहीं कि बदतमीजी करे, बट ही शुड बिहेव इन ए कंफर्टेबल मैनर विद यू। एक मुझे मेरे रिटायरमेंट के बाद एक ब्रांच मैनेजर का फ़ोन आया और वो काफ़ी देर बात करता रहा। उसने फ़ोन क्यों किया था, ना उसने कभी पहले फ़ोन किया ना उसने बाद में फ़ोन किया। कहता कि आप साहब, आप हमारे नए साहब आ गए और आपकी बहुत याद आ रही है आज।
मैंने क्या हो गया भाई, ऐसी क्या बात हो गई? तो बोला साहब एक जब आप थे हमारे लीडर तो हम आपका फ़ोन आने पर हम सहमते नहीं थे, हमारी सांस जो है चलती रहती थी, और अब जो इनका फ़ोन आता है ना तो हमारी सांस ऊपर के ऊपर नीचे नीचे रह जाती है। इतना बड़ा ये टेरर है, ये हर वक्त किसी ना किसी को मारने की ठोकने की प्लानिंग करते रहते हैं। तो ये एक अच्छा लीडर नहीं है। ये ऐसा लीडर्स जो हैं ये परफॉर्मेंस नहीं एक्सट्रैक्ट कर पाते। इनको लोग इनके सामने अटेंशन खड़े हो जाएंगे, इनको लाके पानी पिलाएंगे, इनको ये करेंगे वो करेंगे, उनकी चमचागिरी करेंगे, उनको पुरानी बातें याद दिलाएंगे, उनको बोलेंगे सर आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, पर वो उनके लिए जान नहीं देंगे। वो जब मौका आएगा तो साइड में हो जाएंगे। ये गलत हैबिट है। यू शुड नॉट बी टेरर अमंग्स्ट योर टीम। सिमिलरली आपको रिजिड नहीं होना है, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी सिस्टम्स में, प्रोसीजर्स में या दूसरों की सलाह मानने में होनी चाहिए, और ये अगर होगी तो आपका काम बढ़िया चलेगा, ठीक से चलेगा। और मैं आखिर में कहना चाहूँगा कि एज ए लीडर आपका जो भी एक्शन हो, इट शुड बी फेयर, इट शुड बी जस्ट एंड इट शुड अपीयर दैट जस्टिस हैज़ बीन डन। होता यह है कि हमारे लीडर्स जो हमारे बड़े बॉसेस होते हैं उनमें इतना अहंकार भर दिया जाता है, हम लोग ही अहंकार भरते हैं उनमें। जो जूनियर लेवल के लोग होते हैं ना वो उनको भगवान समझते हैं, और उनमें इतना अहंकार भर दिया जाता है कि वो फिर दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक गॉड्स और दे अज्यूम ए लार्जर दैन लाइफ रोल फॉर देमसेल्व्स। ऐसे केसेस में आपको परफॉर्मेंस तो नहीं मिलेगी, पर आपका स्टाफ आपसे डरा जरूर रहेगा। हमारे साथ हमने ऐसे किस्से देखे हैं कि किसी रीजनल हेड को कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया है और बाय द टाइम ही कुड रीच होम उसके रास्ते में उसकी ट्रांसफ़र हो गई, या उसको ऐसी ट्रांसफ़र कर दी कि वो बेचारा परेशान है। सिमिलरली एक रीजनल हेड जो है वो ऑफिशियल टूर पे बाहर गया हुआ था, बिफोर ही कुड जो अपने ऑफिस पहले पहुंच पाता उसकी ट्रांसफ़र हो गई। अब रास्ते में एक ब्रांच में रुका, वहाँ पहले फ़ोन आ गया, भैया इनके फेयरवेल का इंतज़ाम कर लो और इनका फेयरवेल तुम तो दे ही दो, क्योंकि तुम्हारी ब्रांच होकर गुजरेंगे, तो ज़रा अच्छे से कर देना। क्या हुआ, उसका इंतज़ार भी नहीं करा कि इसकी ट्रांसफ़र हो गई, इसको रिलीव कर दो आज ही। ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है, मतलब इससे गलत मैसेज जाता है कि आप जो है आर्बिट्रेरीली काम करें और कोई रीज़न नहीं है। सो मेरा यह मानना है कि अच्छा लीडर जो होता है वो हमेशा लॉजिकल एक्शंस करता है और वो जस्टिफाइड भी होते हैं, और जस्टिफाइड अगर नहीं है तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। जस्टिफाई करने के लिए एक मैंने जैसे क्रिएटिविटी की बात की थी, एक मैंने नॉवल सोल्यूशन निकाला था कि हमने जिस फॉर्मेट पे हम स्टाफ की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखते हैं, तो हमने वो फॉर्मेट, हालांकि वो तो ऑनलाइन था, पर उसको हमने फ़ोटो खींच के हमने उसका प्रिंट आउट निकाल लिया, और हमने सारे मैनेजर्स को बुलाया एक एक करके, मतलब 5-5 रोज करके, और उनको बोला अपनी सीआर लिख दो इसमें, बस यू राइट योर ओन सीआर इन दिस। क्या मतलब, मैंने कहा नहीं हम लोग लिखेंगे, तुम कहोगे हमसे पार्शलिटी की है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं वो लिख दीजिए। और आप ये देखिए कि उसमें से 15 मतलब आधे मैनेजर्स ने अपनी ही सीआर खराब लिखी थी, बिकॉज दे नो इट दैट दे हैव नॉट परफॉर्म्ड एंड दे नो इट दैट दे विल नॉट बी ब्रांच मैनेजर्स एनी मोर। सो दे रोड दैट मीन्स अगर उन 15 मैनेजर को मैं मैनेजरशिप रोल से निकालता हूँ, या रीजनल मैनेजर उनको मैनेजरशिप रोल से निकालता है, तो वो जस्टिफाइड है। बिकॉज अगर कोई टॉप मैनेजमेंट या कोई नेता ये पूछे कि आपने उसको क्यों उठाया, भैया देख ले इसकी सीआर इसने खुद लिखी है, राइटिंग इसकी, हाथ देख ले, तो कुछ देख ले, इसने सीआर खुद ही लिखी है, इसने खुद ही एडमिट किया कि उसने परफॉर्म नहीं किया, एंड ही इज़ एलिजिबल फॉर रिमूवल फ्रॉम लीडरशिप रोल। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में आप क्या सब्जेक्ट लेते हैं हम लोग वो अभी तय नहीं हुआ है, पर हम जल्दी ही मिलेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।